और आप कहते हो कि देश के संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटा देना है। क्या क्या हटाएंगे आप? एसआईआर कर रहे हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण, और जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर एक व्यक्ति को देकर संविधान को आखिरी व्यक्ति के अधिकार तक पहुंचा दिया था, अब उस अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है कि अगर आप अपने वोट के अधिकार को महफूज नहीं रख सकते तो फिर संविधान को कितना देर महफूज रखेंगे? और कल तक तो मुसलमानों के ऊपर हो रहा था, मुसलमान कह रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भले जेल में जाएंगे। अब तो वहां के दलितों, पिछड़ों, जिनके बाढ़ में घर बह गए, जिनके लोग वहां पर घर में है नहीं, पलायन कर गए, सब कागज बनवाने में लगे हुए हैं। नंबर तो सबका आएगा साहब, यही बात तो हम लोग इतने सालों से कहते रहे और उसका खामियाजा भुगतते रहे। इस देश के दलितों, पिछड़ों ने मुसलमानों के ऊपर होने वाले हमलों में अगर पूरी जिम्मेदारी से यह बोला होता कि जितना बराबर का शहरी इस देश का हिंदू है, उतना ही मुसलमान है, उतना ही सिख है, उतना ईसाई है, तो उनके कत्ल पे आप चुप थे। तो अब देखो आपका नंबर आ गया कि जब उत्तर प्रदेश से समाजवादियों ने 43 सीटों पर बीजेपी को हराया, अगर वो ना हराए होते तो एसआईआर की जरूरत नहीं होती, सीधे आपसे वोटिंग राइट छीनने के और भी तरीके उनके पास हैं। सब जानते थे कि जिस हरियाणा में उनके प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वहां जो उनकी सरकार है। दिल्ली में यहां के लोग कहते रहे कि यहां वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, आज दिल्ली में भी उनकी सरकार है। जिन वोटों से 20 साल मुख्यमंत्री कोई रहा हो बिहार में, जिन वोटों से अभी तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन गया, अब वही वोट फर्जी हो गए, उन्हीं वोटों को अब विदेशी बताया जा रहा है। तो पहले इस्तीफा तो अपना देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बिहार की 31 सीटें जीते हुए हैं, वो सारी सीटों को हटा दो, क्योंकि वहां तो फर्जी लोगों ने वोट डाला। संविधान पर खतरा है, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बनाने की जरूरत है कि अगर संविधान बचेगा, वोटिंग राइट बचेगा, तो हम सब आपस के झगड़ों को सुलझा लेंगे। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो बाद में कौन दोष देने के लिए भी नहीं बचेगा कि किसकी गलती से संविधान खत्म हुआ। समाजवाद कहता है कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। और यही इस देश की बुनियाद में, संघर्षों की बुनियाद में है। जो भी आखिरी व्यक्ति के ताकत की, हक हुकूक की, अधिकार की, सम्मान की बात करता है, वो अपने मिजाज में समाजवादी ही तो है। और आप कहते हो कि देश के संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटा देना है। क्या क्या हटाएंगे आप? कल वो जिलों के नाम बदल रहे थे, आज वो योजनाओं के नाम बदलते हैं, और अब वो कहां खड़े हैं इस बात का उदाहरण हमारे सामने। और जहां से मैंने बात शुरू की थी कि स्पेशल एसआईआर कर रहे हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण, और जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर एक व्यक्ति को देकर संविधान को आखिरी व्यक्ति के अधिकार तक पहुंचा दिया था, अब उस अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा क्या, मैं ये कहूं कि वो आपके अधिकार हाथ से छीन लिए जाएंगे कुछ ही दिनों की देर, क्योंकि आज ही ये तय होना है कि अगर आप अपने वोट के अधिकार को महफूज नहीं रख सकते तो फिर संविधान को कितना देर महफूज रखेंगे। आज विषय में लिखा भी गया है कि आज ईवीएम से चुनाव। अब ईवीएम का मसला तो छोड़िए, मुझे आज भी याद है बहुत सारे लोग ईवीएम पर बोलते हैं, सामाजिक संगठन ज्यादा बोलते हैं, लड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद अमूमन नेता बोलते हैं। जब वो चुनाव जीत रहे होते हैं तब नहीं बोलते या कम बोलते हैं। और मैंने ये पहली बार देखा 2024 के चुनाव के बाद कि जब उत्तर प्रदेश से समाजवादियों ने 43 सीटों पर बीजेपी को हराया, अगर वो ना हराए होते तो एसआईआर की जरूरत नहीं होती, सीधे आपसे वोटिंग राइट छीनने के और भी तरीके उनके पास हैं। ये तो हारने के बाद स्थिति है। और उस दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में ऑन द रिकॉर्ड बोला था कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर मुझे यकीन नहीं है, हम अगर इसी से जीतेंगे तो भी इसे हटाने का काम करेंगे। मुझे लग रहा है ये सबसे जरूरी मसला था। आप चुनाव जीत जाएं तब ईवीएम सही है, आप चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, इस पर बाकी लोगों का भी यकीन नहीं होता।
इसलिए मैं उन तमाम संगठनों को ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूं जो रोज ईवीएम के मुद्दे पर आम जनता के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ईवीएम से वोट डालने के बाद भी जहां जनता जागरूक है, जहां जनता मन बनाई हुई है कि संविधान को बदलने नहीं देंगे, वहां वो ईवीएम से भी छेड़खानी करने से पहले 4 बार सोचते हैं। 2024 के चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर आत्मविश्वास छीना गया एक व्यक्ति का, जो खुद को संविधान से ऊपर समझने लगा था, जो चाहता था कि उसके ऊपर न कोई संस्थान है, न कोई पद है और न वो संविधान से चलता था। आज 2024 में जिन लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत होने से रोका, हरियाणा का चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव और फिर दिल्ली का, इन 3 चुनावों को जिस तरह से उस व्यक्ति ने जीता, अपने लोगों से जितवाया, यह हमारे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। सब जानते थे कि जिस हरियाणा में उनके प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वहां जो उनकी सरकार है। कैसे संभव हुआ ये? महाराष्ट्र में नोटबंदी का सारा काला धन जो स्विट्जरलैंड में 2 गुना से 4 गुना हो गया। 100 दिन मुझे दे देना, मैं 100 दिन में अगर काला धन न ले आया तो जिस चौराहे पर बुलाना, अब तो कोई चौराहा ही नहीं छोड़ा, आप बुलाओगे कहां उसको? झोला लेके चल दिया विदेश घूमने के लिए। और जब जरूरत पड़ी इस देश को कि बाकी देश खड़े हों, दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं हुआ। इतना बड़ा संकट, तो फिर इतना झोला लेके घूमते किस बात के लिए रहे? यह सवाल पूछेगा कौन? संसद में पूछा जाता, संसद में वो है ही नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव में खुलेआम वोटों को लूटा गया और अब तो नेता प्रतिपक्ष यहां तक बोलते हैं कि हमारे पास सबूत है, जितने लोग वहां की जनसंख्या में नहीं उससे ज्यादा वोटर हैं। आज भी उनकी सरकार वहां चल रही है। नोटबंदी के पैसे से पार्टी तोड़ी, विधायक तोड़े और पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया, जो नहीं झुका, जो नहीं डरा। उसके बाद भी उनकी सरकार है। दिल्ली में यहां के लोग कहते रहे कि यहां वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, आज दिल्ली में भी उनकी सरकार है। और जो लोग ये कहते थे जहां झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में झुग्गियां तोड़ तोड़ के बीजेपी वाले अपना काम कर रहे हैं। ये बात खुल के कहनी होगी। जितना आप विषय रखे हैं, आप अपने लोगों को अगर ये बता नहीं पाएंगे कि इन सब का खतरा आया किसकी वजह से और आज किससे लड़ना है, ये बात तो साफ साफ कहनी होगी ना। और इन 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बिहार में उन्होंने ऐसी प्रक्रिया ले दी है कि गरीब, कमजोर, मजलूम और खासकर दलित, पिछड़े लोगों के अब वोटिंग राइट भी उनसे छीने जाने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की हत्या के लिए इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जिन वोटों से 20 साल मुख्यमंत्री कोई रहा हो बिहार में, जिन वोटों से अभी तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन गया, अब वही वोट फर्जी हो गए। उन्हीं वोटों को अब विदेशी बताया जा रहा है। तो पहले इस्तीफा तो अपना देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बिहार की 31 सीटें जीते हुए हैं, वो सारी सीटों को हटा दो, क्योंकि वहां तो फर्जी लोगों ने वोट डाला। अब आप सोचिए 2025 में देश खड़ा कहां है? आप उनके झूठ पर भी पब्लिक में कोई डिबेट हो तो बता दीजिए, इंटेलेक्चुअल्स में कोई डिबेट हो तो बता दीजिए। जो बोल रहा है वो कितने थोड़े से लोग बचे हैं, वो इस तरह के गैदरिंग में अपने ही लोगों को समझाते हैं। कुछ हमारे यूट्यूबर साथी हैं, क्योंकि वहां टेलीविजन पर तो बैठा के दिखाया जा रहा है, वहां कोई मुद्दा नहीं है। वहां मुद्दा यह है कि कोई फर्जी कथावाचक कैसे, पाखंडी कथावाचक भी कैसे विद्वान और धार्मिक व्यक्ति बन जाएगा। फूल बरसाने वाले मुख्यमंत्री पर डिबेट होगी, उनकी डिबेट में यह दम नहीं है कि वो ये बात सवाल के साथ करें कि चंद महीने बाद जहां राज्य में चुनाव है, वहां आप कैसे इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हो कि लाखों लाख लोग वोट से बाहर जा रहे हैं। और उन तमाम तरह की साजिशों में केवल विपक्ष बोल रहा है। बिहार में आज क्या हुआ विधानसभा में, अगर आपको न पता हो तो जाकर देखिएगा। वहां सत्ताधारी दल के लोगों ने चर्चा नहीं होने दिया और कोई अखबार इस तरह की खबर अब नहीं छापेगा। तो ये वोटिंग अधिकार ही नहीं रहेगा, तो ईवीएम से चुनाव कराओ या बैलेट पेपर से। पहले लोग कहते थे यूपी बिहार में जब सरकार बनी बहुजनों की, तो उन सरकारों को कहा जाता था कि बूथ लूटा जाता है। आज आपके सामने आपका बूथ लूटा जा रहा है, आपका वोट लूटा जा रहा है, और फिर भी यह कहा जा रहा है कि जनता हमें चुन रही है। इसलिए मैं बहुत सख्ती से यह बात कहना चाहता हूं कि अब यह वक्त इस बात का नहीं है कि हम सब में तराजू लेकर तौलें कि कौन शुद्ध अम्बेडकरवादी 100% है, कौन संविधान पर खतरा है,
न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बनाने की जरूरत है कि अगर संविधान बचेगा, वोटिंग राइट बचेगा, तो हम सब आपस के झगड़ों को सुलझा लेंगे। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो बाद में कौन दोष देने के लिए भी नहीं बचेगा कि किसकी गलती से संविधान खत्म हुआ। इसलिए मैं ये बात साफ कह रहा हूं कि बिल्कुल ट्रिगर अलार्म है हमारे सामने, क्योंकि बिहार में अगर ये कामयाबी हो गई और इसी प्रक्रिया से अगर वोटिंग, भाई नागरिकता साबित करना और नागरिकता देना जिस चुनाव आयोग का काम ही नहीं है, वो नागरिकता आपकी तय कर रहा है। और कल तक तो मुसलमानों के ऊपर हो रहा था, मुसलमान कह रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे भले जेल में जाएंगे। अब तो वहां के दलितों, पिछड़ों, जिनके बाढ़ में घर बह गए, जिनके लोग वहां पर घर में हैं नहीं, पलायन कर गए, सब कागज बनवाने में लगे हुए हैं। नंबर तो सबका आएगा साहब, यही बात तो हम लोग इतने सालों से कहते रहे और उसका खामियाजा भुगतते रहे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस देश के दलितों, पिछड़ों ने मुसलमानों के ऊपर होने वाले हमलों में अगर पूरी जिम्मेदारी से यह बोला होता कि जितना बराबर का शहरी इस देश का हिंदू है, उतना ही मुसलमान है, उतना ही सिख है, उतना ईसाई है, तो उनके कत्ल पे आप चुप थे, तो अब देखो आपका नंबर आ गया।